हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, जिसके हम थर्ड यूनिट का पहला लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं दूसरा लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन, उसका डायग्राम देखा था और उस रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हमने देखा है। और रिस्पायरेशन सिस्टम की स्टेजेस, जो स्टेज उसमें यूज हो रही हैं, उनको हमने देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है? देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो होता है वो दो टाइप से होता है। पहला हमारा हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा हमारा हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंस रहती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम सेल है, ये हमारे बॉडी के अंदर सेल है, इसमें साइटोसोल प्रेजेंट रहता है। साइटोसोल प्रेजेंट रहता है। साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है और जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो हमारा टूट जाता है पायरुवेट में। तो पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पर, तो वो किसकी प्रेजेंस में होती है? एरोबिक रेस मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस रहती है। ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होती है तब ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंस रहती है और उसकी प्रेजेंस में ही हमारा पायरुवेट बनता है। और जब यहाँ पर जैसे कोई जिम जाता है, जिम वगैरह या कहीं भी कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर ओवरवेट काम कर लिया, मतलब जैसे कि हमारा पोटेंशियल इतना नहीं है, पोटेंशियल हमारा है 20 kg का और हम वहाँ पर उठा रहे हैं 40 kg, तो वहाँ पर हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो होगी वो यूज होगी। तो वहाँ पर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो वहाँ से कोई, अब जब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर जो होती है प्रोसेस, जो पायरुवेट होता है, जब एनर्जी हमारी ज़्यादा लगने लगती है तो हमारा लैक्टेट में ये चेंज हो जाता है। वैसे तो हमारा अगर नॉर्मल स्टेज में जो चेंजेस होता है वहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ लैक्टेट की जगह पर आता है एसिटाइल कोएंजाइम। और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी लग रही है, मतलब ले रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तब हमारा लैक्टेट बनेगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम लेने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हमारी जो वेसल्स होती हैं उन पर कोई स्ट्रोक आकर के ब्रेक एनर्जी हम ज़्यादा लगा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिम करते टाइम हमारे वेसल्स में कभी ऐसा सुना है कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो इसी वजह से होता है कि हमारी पोटेंशियल कम की है और हम ओवरवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो आकर के वेसल में क्लॉट कर जाता है। क्लॉट करके ये एकदम से हमारा ब्लड जो होता है वो फ्लो नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो ब्लॉकेज होता है, ये क्लॉट होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट हो जाता है कि जब भी हम जिम करते हैं तो ओवरवेट उठाते हैं तो वहाँ पर परमानेंट नहीं होता है, ये कभी कभी हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ब्रेकेज की। तो ये जो है ये ब्रेक भी तुरंत थोड़ी देर बाद ब्रेक हो करके हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो जो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही थी ग्लाइकोज से हमारी जो पायरुवेट बन रही है, वहाँ पर एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक। और जो यहाँ पर जो हमने ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हम उतनी हमें नहीं मिल रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम कंज्यूम करने लगते, तो वो हमारी हो जाती है एनारोबिक। तो इसमें क्या है, एरोबिक में जो ऑक्सीजन होती है वो प्रेजेंस रहती है और यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, मतलब मोर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, मोर।
और एनारोबिक में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो होती है ऑक्सीजन गैस वहाँ पर अब्सेंस होती है, और यहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है लेस एनर्जी का, जो एनर्जी होती है यहाँ पर वो उसमें प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। तो ये था रिस्पायरेशन के टाइप, एरोबिक और एनारोबिक। अब हम देखते हैं जो हमने पहले पिछली वीडियो में ऑर्गन पढ़े हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के, उन सबको बारी बारी से हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है नोज़, नोज़ को हम नजल कैविटी भी बोल सकते हैं। द रिस्पायरेटरी सिस्टम बिगेन फ्रॉम नोज़, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो नोज़ से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा ये हमारा नोज़ है, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से स्टार्ट होता है। कैविटी ऑफ नोज इज नॉन एज नजल कैविटी, और जो नोज की कैविटी होती है उसे हम नजल कैविटी भी बोलते हैं। नजल कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, राइट एंड लेफ्ट बाय द नजल सेप्टम। और जो नजल कैविटी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं हमारी नोज जो होती है, ये हमारी नोज है, तो नोज जो होती है दो सेप्टम में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। तो जो ये हमारा जो बीच का होता है ये हमारा होता है सेप्टम, तो इसे ये डिवाइडर होती रहती है, तो इसे हम बोलते हैं नजल सेप्टम। दे कंटेन स्मेल हेयर एंड दैट एक्ट एज अ फिल्टर फॉर डस्ट। तो जो नज़ल होती है, नोज़ होती है हमारी नोज़, इसमें स्मॉल से छोटे से इस हेयर होते हैं जो हमारे जैसे हम सांस लेते हैं उसके थ्रू हमारे कोई भी डस्ट के पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं तो उन्हें ये वहीं पर इससे प्रोटेक्ट करता है, अंदर जाने नहीं देता है, जिससे हमारे फेफड़ों से अगर ये डस्ट वगैरह है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे अगर बॉडी में चले गए, लंग्स में चले गए तो हमें वहाँ से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसीलिए ये स्मॉल जो होते हैं वो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जाने से रोकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है नोज और नजल कैविटी का, अलाउ एयर टू इंटर इनटू योर बॉडी। तो ये जो नजल कैविटी है वो अलाउ करती है तुम्हारी बॉडी में एयर को जाने के लिए, अंदर इंटर करने के लिए। फिल्टर अ क्लीन एयर, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ स्मेल एंड एयर कंडीशन। तो जो एयर होती है अंदर जाती है वो एक तो फिल्टर करती है, फिर क्लीन करती है एयर को, और ये जो नज़ल कैविटी है ये प्रोवाइड करती है सेंस को, स्मेल, जैसे कि स्मेल है, ये जैसे हमारा स्मेल है वो सेंसरी ऑर्गन में आता है, तो वही हमारा प्रोवाइड करती है सेंस। वैसे तो आप लोगों को पता है सेंसरी ऑर्गन हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। हमारा आई हो गया, नोज़ हो गया, टच हो गया, और 2 और हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो होता है ये एयर कंडीशनर को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्म है, तो गरम हवा अगर अंदर जाएगी हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग्स में, तो वो लंग्स हैं हमारे, उनमें इन्फेक्शन हो सकता है और उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो जो नोज़ होती है वो गर्म हवा को ठंडा करती है एयर कंडीशन के थ्रू, और ऐसे ही अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा डाउन है, मतलब ठंडी है, तो ये अंदर जाने के लिए हमारी नोज़ जो होती है वो एयर को गर्म करती है। तो ये एयर कंडीशनर का भी काम करती है। अब हम देख लेते हैं दूसरा, फेरिंग्स क्या होता है। इट इज़ द पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड जीआईटी। तो ये जो होता है ये जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पाथवे होता है। तो आप लोग तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आप लोगों को बताया है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यह 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। देयर आर 3 पार्ट्स डिवाइडेड लाइक एज, यह 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे नेजोफेरिंग्स हो गया और ओरोफेरिंग्स हो गया और लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। जैसे ये हमारा ये नज़ल कैविटी है, नज़ल कैविटी,
और ये हमारा फेरिंग्स, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है लैरिंग्स। यहाँ पर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। तो जो फेरिंग्स होता है ये जो नाक के पास होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वो उसे हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है उसे हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। और ओरिगोफेरिंग्स क्या होता है, ये भी हमारा यहीं पर प्रेजेंट होता है, ओरिगोफेरिंग्स। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड टू ईसोफेगस। जो इसका काम क्या होता है, ये फूड को मूवमेंट करा के ईसोफेगस में भेजता है। जो फेरिंग्स होता है इसी की हेल्प से फूड जो होता है वो मूवमेंट करता है और ईसोफेगस में जाता है। इट इज एम्पलीफाइड द साउंड प्रोडक्शन बाय लैरिंग्स। और जो साउंड प्रोडक्शन होता है लैरिंग्स के द्वारा, उसे भी एम्पलीफाई करता है। अब हम देख लेते हैं लैरिंग्स क्या होता है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। तो जो हमारा फेरिंग्स है और यहीं पर हमारा ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो ये हमारा नज़ल कैविटी हो गया, नज़ल कैविटी हो गया। ये हमारा फेरिंग्स, यहाँ पर लैरिंग्स, यहाँ ईसोफेगस, और यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ट्रेकिया। ईसोफेगस। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में प्रेजेंट होता है। ये हमारी ट्रेकिया है, ये सी टाइप में है, ये ट्रेकिया है और ये हमारा फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सम कार्टिलेज टिश्यू। जैसे कि ये कुछ कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ था, जैसे हमारा थायराइड कार्टिलेज हो गया, क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया और आर्टेनोइड कार्टिलेज हो गया। इट इज़ नोन एज साउंड बॉक्स। इसे हम साउंड बॉक्स भी के नाम से भी जानते हैं। इट कंटेन एपिग्लोटिस दैट मेक श्योर दैट फूड मस्ट बी इंटर इनटू इसोफेगस इंस्टेड फॉर ट्रेकिया। तो जो एपिग्लोटिस सेल्स जो होती हैं वो ये जो लैरिंग्स जो होता है वो एपिग्लोटिस सेल से बना हुआ होता है, जो फूड को हमारे इसोफेगस के लिए इंटर कराती है और इंस्टेड फॉर ट्रेकिया। जैसे कि ये हमारा ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है। और यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिक, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारा फूड आया तो ये क्या करता है, यहाँ पर इस वाल्व को, ट्रेकिया को यहाँ पर बंद कर देता है। तो फूड हमारा जो होता है वो हमारा ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस में चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस है ये कभी कभी अचानक से, जैसे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं तो अचानक से खाना खाते टाइम बोल देते हैं या कुछ भी, तो ये जो है वाल्व एपिग्लोटिस ये हमारा ट्रेकिया को बंद नहीं कर पाता है, इस वाले पोर्शन को, और जो खाना होता है वो हमारा इधर ट्रेकिया में चला जाता है। तो उसकी वजह से हमें हिचकी आने लगती है। तो जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हमारी हिचकी आती रहती है। तो एपिग्लोटिस का यही काम होता है। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। लैरिंग्स प्रोड्यूस साउंड जो लैरिंग्स होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, उसे हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम इंटरिंग इनटू ट्रेकिया।
तो जो एपिग्लोटिस जो होता है, जो हमने आपको बताया है अभी, ये एपिग्लोटिस ये जो होता है वो फूड को ट्रेकिया में जाने से रोकता है, तो इसका फंक्शन ये भी होता है। तो अब हम देख लेते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ट्रेकिया जो होती है वो हमारी एक लंबी सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है। ये इसका जो डायमीटर होता है वो हमारा होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर जो होता है इसका डायमीटर होता है, डायामीटर। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। इट लाइज एज लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स। तो जो ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है, फेरिंग्स के नीचे। तो ये हमारा फेरिंग्स है, इससे नीचे हमारी ये ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है और इसके इधर साइड में हमारा इसोफेगस भी प्रेजेंट रहता है। इट इज मेड अप ऑफ 10 to 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग। तो जो हम ट्रेकिया को अगर हम कट सेक्शन में देखते हैं या ऐसी हमने लंबी बनाई, इसे ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये हमें सी शेप्ड की दिखाई देती है। ये सी, ये एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट होती है। ये इनकम्प्लीट रिंग होती है, मतलब रिंग हमारी ऐसी होती है जो, तो रिंग ये हमारी पूरी नहीं होती है, ये सी शेप्ड की होती है। तो यहीं पर ये बताया गया है कि ये बनी हुई है 10 से 20 सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग मेड अप ऑफ हाइटिन कार्टिलेज। तो ये जो बनी होती है सी शेप्ड की इनकम्प्लीट रिंग ट्रेकिया, वो जो बनी होती है वो हाइटिन कार्टिलेज की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड अ क्लियर पाथवे फॉर एयर टू इंटर एंड एग्जिट लंग्स। तो इसका क्या काम होता है? ये जो होता है ये क्लियर पाथवे प्रोवाइड करती है एयर को अंदर जाने के लिए लंग्स में और बाहर निकालने के लिए। द स्मॉल एयर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ ट्रेकिया दैट कैच डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम इनहेल एयर। तो जो ट्रेकिया होती है इसके अंदर भी स्मॉल एयर प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे डस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अंदर जाने से, लंग्स में जाने से इन्हें रोकता है। तो इसका काम ये भी होता है। तो ये था हमारा ट्रेकिया। अब हम देख लेते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया एंड अप बाय डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रोंकाई, ब्रोंकस नेम्ड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। तो जो हमारी ट्रेकिया होती है, ये हमारी ट्रेकिया है, ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो जो ब्रोंकाई होती है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसे हम ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई राइट, लेफ्ट, और ये हो गई हमारी राइट। दे फर्दर पासेस इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग लंग्स। तो जो ये जो होती है ब्रोंकाई, ये पासेस होती है लंग्स में। ये हमारे इसी से दोनों से लंग्स जुड़े हुए होते हैं। ये हमारे ब्रोंकाई से ही लंग्स जुड़े हुए होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट बाइंड पाइप विद लंग्स। तो ये जो कनेक्ट होती है ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ये विंड पाइप जैसी से ही कनेक्ट होती है लंग्स से। इट अलाउ एयर टू पास इनटू लंग्स। इसका काम क्या होता है? ये अलाउ करती है एयर को पास, लंग्स में पास करती है एयर को। इसका मेन काम यही होता है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंकाई ऑफ लंग्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो हमारी ब्रोंकाई है, ये हमारी ब्रोंकाई है, ये कुछ फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो ये हमारी हो जाती हैं ब्रोंक्यूल्स।
इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, इन्हें बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स डोंट हैव कार्टिलेज, ब्रोंकियोल्स के पास कार्टिलेज नहीं होता है। दे आर लाइंड बाय क्यूबाइडल एपिथेलियल, तो इसके जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसके किनारे किनारे लाइंड होते हैं, क्यूबाइडल्स एपिथेलियल जो होते हैं वो लाइंड होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रोंकियोल्स एंड अप टू फॉर्म एल्वलाई एंड hence play a major role in a pathway of air from bronchi to alveoli। तो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ये इनके पास में एक जैसे बबल जैसे, आप लोगों ने देखा होगा बबल जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एल्वलाई। तो एल्वलाई और ब्रोंकियोल्स के बीच में जो एयर का एक्सचेंज होता है ये होता है एल्वलाई और ये होता है ब्रोंकियोल। तो इनके पास में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और O2, इन दोनों गैसों का इन्हीं एल्वलाई में चेंजेस होता है। तो ब्रोंकियोल्स का मेजर फंक्शन यही होता है कि ये ब्रोंकाई से एल्वलाई में जो एयर का एक्सचेंज होता है उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे हो गए 6 पार्ट। अब हम देख लेते हैं अगला 7। अब हम देखते हैं एल्वलाई क्या होते हैं। एल्वलाई आर नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो जो लंग्स होती है उसकी फंक्शनल यूनिट है उसे हम बोलते हैं एल्वलाई। जैसे कि ये हमारे हो गए, ये एल्वलाई होती स्मॉल यूनिट होती है लंग्स की। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल होलो एरिया एंड गैसियस एक्सचेंज, तो इनके अंदर क्या होता है, ये होलो टाइप के एरिया होता है, ये खाली होता है, इनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, तो ये एक्सचेंज होता चलता रहता है एल्वलाई में। दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल दैट सर्व्स फ्रॉम गैसियस एक्सचेंज। इनके जो लाइंड होता है इनके किनारे तो वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल होता है, उनमें ही गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। दे आर अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, तो ये दोनों लंग्स हैं हमारे, इन दोनों में 300 मिलियन से भी ज़्यादा एल्वलाई प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अनबिलीवेबल। आप लोगों ने सोचा नहीं हो 300 मिलियन एल्वलाई प्रेजेंट रहते हैं हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में। दे आर रिच इन ब्लड सप्लाई, तो इनके अंदर भी ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसीलिए यहाँ पर का ब्लड फ्लो जो होगा ब्लड वो ज़्यादा होगा, सप्लाई भी ज़्यादा रहेगी। दे कंटेंट 2 टाइप्स ऑफ सेल, इसके अंदर 2 तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं, न्यूमोसाइट्स और एल्वोलर माइक्रोफेजेस, ये हमारे 2 टाइप की सेल प्रेजेंट रहती हैं। अब हम देख लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। वंस द ब्लड रिसीव ऑक्सीजन इट फर्दर ट्रांसफर इट टू ऑल द सेल ऑफ आवर बॉडी, तो मेन इसका एल्वोलाई का मेन फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को रिसीव करती हैं और ट्रांसफ़र करती हैं पूरी बॉडी की सेल्स को। जैसे कि ये एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई है, तो ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती हैं बॉडी, और बॉडी से हमारी पूरी सेल में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। एल्वोलाई इज साइट वेयर एक्सचेंज टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, तो एल्वोलाई जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, जैसे सांस को इनहेक्स किया और इनहेल किया, तो उसे ही ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग की जब प्रोसेस करते हैं, जैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसी बीच में ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है
ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसे ही हम एक्सचेंज बोलते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये था एल्वोलाई का पूरा। और अब हमारा इसमें बचा है एक पॉइंट लंग्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए और नॉलेज और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।